इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एब्डोमेन का एग्जामिनेशन देख लिया है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, जिसमें हम शेप ऑफ चेस्ट सबसे पहले देखेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल शेप ऑफ चेस्ट होता है डेट इज़ इलिप्टिकल। तो अगर नॉर्मल शेप की हम बात करें तो इट इज़ इलिप्टिकल। इसके अलावा हम देखेंगे कि इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एंड विद स्मूथ कॉन्टूर। तो इसका मतलब होगा कि नॉर्मली अगर हम चेस्ट की बात करें तो इलिप्टिकल शेप होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, और जो इसकी बाउंड्री होगी वो स्मूथ होगी। तब अगर शेप नॉर्मल नहीं रहता, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है, तो एबनॉर्मल शेप्स भी हो सकते हैं। तो एबनॉर्मल शेप्स ऑफ चेस्ट में सबसे पहला हम देख रहे हैं डेट इज पेक्टस कैरिनेटम। तो पेक्टस कैरिनेटम क्या होता है? पेक्टस कैरिनेटम को हम पिजन चेस्ट भी बोलते हैं और इसको हम कील्ड चेस्ट भी बोलते हैं। तो ये इसके दूसरे नाम है जिसको हम पिजन चेस्ट और कील्ड चेस्ट भी बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है, अब इस केस में क्या होता है कि देयर इज स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेजेस प्रोमिनेंट इसमें हो जाते हैं। तो इसमें होगा ये कि स्टर्नम एंड जो कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उभर कर सामने आते हैं। जैसा यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टर्नम जो है और कॉस्टल कार्टिलेज जो है प्रोमिनेंट हो चुके हैं, तो ये उभर कर सामने आते हैं। सिमिलरली इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे जो है, इसको हम कहते हैं रिकेटी रोजरी। अब ये क्या होता है? ये होता है बीड लाइक अपीयरेंस, या फिर हम कह सकते हैं बीड लाइक एनलार्जमेंट ऑफ कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट यानी वो जंक्शन जहां पर जो हमारे रिब्स हैं और कॉस्टल कार्टिलेज मिलते हैं, तो वहां पर अगर बीड लाइक अपीयरेंस हो जाए, जैसा हम देख सकते हैं ये बीड्स की तरह अपीयरेंस हो जाए, तो इसको हम रिकेटी रोजरी कहते हैं। तो ये हमें रिकेट्स के केस में देखने को मिलता है। तो अगर रिकेट्स हो रखा है बच्चे को, तो उस केस में इस तरह का देखने को मिल सकता है, जिसे हम रिकेटी रोजरी कह रहे हैं। तो ये क्या होगा? बीड लाइक अपीयरेंस होगा। सिमिलरली जो पेक्टस कैरिनेटम अभी हमने देखा जिसमें स्टर्नम प्रोमिनेंट है, ये भी हमें रिकेट्स के केस में देखने को मिलता है। तो ये दोनों के दोनों डिफॉर्मिटी जो है, एबनॉर्मल शेप्स की बात करें, ये दोनों हमें रिकेट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेट इज पेक्टस एस्कावेटम। अब पेक्टस एस्कावेटम को हम दूसरा नाम से कहते हैं जिसको हम बोलते हैं फनल चेस्ट, और इसको कॉबलर्स चेस्ट भी बोलते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको ये क्या होता है? इट इज डिप्रेशन इन द लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो इट इज डिप्रेशन इन लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम। तो अगर स्टर्नम में डिप्रेशन हो जाता है, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था? जो पेक्टस कैरिनेटम था यहाँ पर प्रोमिनेंस हो गया था, लेकिन इस केस में जो है डिप्रेशन हो गया, इसीलिए इसको फनल चेस्ट बोल रहे हैं। और इसको कॉबलर चेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इसके एग्जांपल्स लें, यानी किस केस में पेक्टस एस्कावेटम होता है, तो एक केस तो रिकेट्स होगा, जैसा पहले हम देख चुके हैं कि पेक्टस कैरिनेटम के केस में या फिर रिकेटी रोजरी के केस में। सेकंड हम ये देखेंगे कि ये कॉबलर्स में देखने को मिलता है। तो ये कॉबलर्स में, क्योंकि कॉबलर्स जो बहुत टाइम तक एक जगह पर बैठे रहते हैं और फिर वो उस काम करते हैं, तो ये कॉबलर्स में एज अ ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मिटी के फॉर्म में मिलता है। तो जो इनकी ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मिटी है, जिसकी वजह से इस तरीके का इनका शेप बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टस एस्कावेटम बोलते हैं। और इसको सेकंड नाम हम कॉबलर चेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉबलर्स में देखने को मिलता है, और रिकेट्स के केस में भी ये मिल सकता है। अब अगर इन तीनों को हम देखना चाहें तो फर्क क्या है? ये यहाँ पर नॉर्मल चेस्ट है। पेक्टस एस्कावेटम के केस में यहाँ पर देख रहे हैं हम डिप्रेशन हो रहा है, और पेक्टस कैरिनेटम के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोमिनेंस हो जा रहा है। तो ये फर्क होगा इन तीनों में। नेक्स्ट इज बैरल शेप्ड चेस्ट। तो अगर हम बैरल शेप्ड चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा चेस्ट होता है उसके हम दो डायमीटर्स की बात कर सकते हैं। एक डायमीटर होगा जिसको कहते हैं एंटेरो पोस्टीरियर, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर अगर हम डायमीटर लेना चाहें, और एक होगा ट्रांसवर्स डायमीटर। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर छोटा होता है
कम होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है बड़ा होगा, और इनका रेशो क्या होगा, 5:7 होगा। तो ये 5:7 में होंगे अगर हम इनका डायमीटर देखें तो, यानी एक डायमीटर वो होगा जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में जाएगा, जैसे इस पर्सन में इस तरीके से होगा, यहाँ पर एंटीरियर है, यहाँ पर पोस्टीरियर है, और एक डायमीटर क्या होगा जो ट्रांसवर्स होगा, जो इस तरीके से होगा, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है। अब क्या होता है, नॉर्मल शेप में नॉर्मल क्या होना चाहिए, 5:7 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है अगर बैरल शेप चेस्ट की बात करें तो इसमें होने वाला ये है कि जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, यानी एपी डायमीटर जो है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये इंक्रीज कर जाता है। तो अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर जाता है तो यहाँ पर जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर वाला, ये इंक्रीज कर गया है, और जो पर्सन का शेप बन गया है वो बैरल की तरह बन गया है। अगर चेस्ट का हम शेप देखेंगे तो ये कैसा बन गया है, बैरल की तरह, ऐसा। इसी वजह से हम इसको बैरल शेप्ड चेस्ट बोलते हैं। अब ये हमें किस केस में देखने को मिल सकता है, इसका एग्जांपल होगा एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा के केस में हमें मिल सकता है, और यहाँ पर रेशो जो है चेंज होकर 1:1 हो जाएगा, यानी जो 5:7 था एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स, वो चेंज होकर 1:1 तक जा चुका है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ चुका है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा एक और डिफॉर्मिटी जो हम देख रहे हैं जो है फ्लैट चेस्ट, जिसको थीनॉइड चेस्ट भी बोलते हैं। इस केस में क्या होगा, जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये रिड्यूस होता है तो हम इसको फ्लैट चेस्ट बोलेंगे। अब ये किस केस में हमें देखने को मिलता है, इट इज सीन इन बाइलेटरल टीवी और रिकेट्स के केस में भी देखने को मिलता है। अब एक और केस अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमने फ्लैट चेस्ट देखा बाइलेटरल टीवी के केस में या रिकेट्स के केस में, लेकिन अगर यही एडवांस टीवी हो, तो टीवी की अगर एडवांस स्टेज हो जाए तो इस केस में क्या होता है, एक स्पेशल चीज हमें देखने को मिलती है, दैट इज स्कैपुला इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, और इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, इसको एलआर चेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो देखने को हमें मिल सकता है चेस्ट में एबनॉर्मल क्या हो सकता है, वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। तो कुछ स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पर काइफोसिस आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से एक और डिफॉर्मिटी होती है जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं, जिसमें स्पाइन जो है वो कर्व्ड हो जाती है, स्पाइन इज कर्व्ड। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पाइन सीधी होने की बजाय यहाँ पर कर्व हो चुकी है, तो स्कोलियोसिस के केस में स्पाइन जो है कर्व्ड हो जाती है। तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज थी जो हमने चेस्ट में देखी, जो है पेक्टस कैनेटम, पेक्टस एस्कावेटम, बैरल शेप चेस्ट, सिमिलरली देयर इज फ्लैट चेस्ट और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो जो रेस्पिरेटरी रेट है, अगर इसको नॉर्मल देखें तो 16 to 20 रेस्पिरेशंस जो हैं वो पर मिनट होंगे। तो 16 to 20 पर मिनट हो सकता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है 12 to 16 पर मिनट। तो नॉर्मली अगर हम रेंज के हिसाब से देखें तो हम इसको 12 to 20 पर मिनट याद कर सकते हैं। अब अगर ये चिल्ड्रेन में हम देखेंगे तो चिल्ड्रेन में ये रेस्पिरेटरी रेट जो होगा ये ज़्यादा होगा, ये 40 पर मिनट तक जाता है, ये ज़्यादा होता है। और अगर इसका रेशो यानी रेस्पिरेटरी रेट का रेशो अगर हम पल्स रेट से निकालें तो हम पल्स रेट जानते हैं कि लगभग 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होता है। तो अगर हम इसको देखें तो अप्रॉक्स रेशो 1:4 आता है। तो नॉर्मल हमें याद करना है रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 होगा, चिल्ड्रेन में लगभग 20 का डबल है यानी 40 पर मिनट है, और रेस्पिरेटरी रेट का अगर पल्स रेट से हम करेंगे तो लगभग 1:4 का हमें रेशो मिलेगा, 1:4 आएगा। अब देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी रेट है ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो अगर इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज्ड आरआर यानी रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज, तो हम इसको टैकिपनिया कहते हैं। और अगर यही डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इज डिक्रीज, तो हम इसको ब्रेडिपनिया कहते हैं। अब टैकिपनिया के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, एक्साइटमेंट के केस में, फीवर के केस में टैकिपनिया हो सकता है यानी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर सकता है। सिमिलरली अनीमिया के केस में हो सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अनीमिया के केस में। और ब्रेडिपनिया कब हो सकता है, जैसे नार्कोटिक पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग में हो सकता है। सिमिलरली ब्रेन ट्यूमर्स अगर हैं तो उस केस में भी ब्रेडिपनिया देखने को मिल सकता है। और इसके साथ में हम एक और चीज़ देखते हैं जिसको कहते हैं डिस्निया। तो इट इज़ डिफ़िकल्टी। तो अगर डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में तो हम इसको डिस्निया कहते हैं।
डिस्निया इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी रिदम। तो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, रेगुलर रिदम में चलता है, इट इज इन रेगुलर रिदम। तो रेगुलर रिदम में चलता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई डिजीज कंडीशन है तो उस केस में क्या होने वाला है, ये होने वाला है इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। अब ये इरेगुलर रेस्पिरेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बन जाएगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रेस्पिरेटरी रिदम की बात करें तो नॉर्मली हमारा रेगुलर रिदम में चलते हैं, और इस केस में हम क्या करेंगे, जो इंस्पिरेशन होता है नॉर्मली इंस्पिरेशन इज लॉन्गर दैन एक्सपिरेशन। तो जो हमारा इंस्पिरेशन होगा वो लॉन्गर होगा एक्सपिरेशन से, और रेगुलर रिदम में जो हमारी ब्रीथिंग होगी वो होगी। इरेगुलर रेस्पिरेशन कब हो सकता है, डिजीज कंडीशन में या किसी और प्रॉब्लम में इरेगुलर रिदम देखने को मिल सकता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा। अब जो ब्रीदिंग है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। तो जो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग है वो क्या है, फर्स्ट इज एब्डोमिनो थोरैसिक एंड सेकेंड इज थोरैको एब्डोमिनल। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ हमारे पास में थोरैक्स है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एब्डोमेन है। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे होंगे, ब्रीदिंग की बात कर रहे होंगे, तो इस केस में दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, यानी थोरैक्स और एब्डोमेन दोनों इन्वॉल्व होंगे। लेकिन क्या होने वाला है, कौन सा पार्ट या थोरैक्स या एब्डोमेन में से कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो उस बेसिस पर हम इसका नाम रखेंगे। तो एब्डोमिनो थोरैसिक का मतलब क्या होगा, इसमें जो प्रोमिनेंट होगा वो एब्डोमेन मूवमेंट्स होंगे, एब्डोमेन मूवमेंट्स प्रोमिनेंट। तो हमें याद रखना है कि जो मूवमेंट्स प्रोमिनेंट है उसको हम पहले लिख रहे हैं, तो हम इसको एब्डोमिनो थोरैसिक लिख रहे हैं। एब्डोमिनो थोरैसिक यानी एब्डोमेन मूवमेंट्स प्रोमिनेंट है और जो थोरैसिक मूवमेंट है वो उतने प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस केस में हम एब्डोमिनो थोरैसिक। वर्ड यूज दोनों का हो रहा है, एब्डोमेन भी और थोरैक्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन एब्डोमेन मूवमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम इसको एब्डोमिनो थोरैसिक्स कह रहे हैं। और ये हमें मेल्स के केस में और सम फीमेल्स के केस में भी देखने को मिलता है। अब थोरैको एब्डोमिनल क्या होगा, थोरैको एब्डोमिनल इसका उल्टा होगा। ये हमें मेनली कहाँ पर, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स के केस में देखने को मिलेगा। सब मेल्स के केस में एब्डोमिनो थोरैसिक भी मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स में थोरैको एब्डोमिनल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इस केस में क्या होगा, कौन सा प्रोमिनेंट होने वाला है, इस केस में जो थोरैसिक होंगे, थोरैसिक मूवमेंट्स प्रोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पर इस वजह से नाम भी देखिए थोरैको एब्डोमिनल आ रहा है, क्योंकि थोरैसिक मूवमेंट जो है प्रोमिनेंट है। अब एक और केस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिजीज कंडीशन एब्डोमेन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई डिजीज कंडीशन थोरैक्स में हो। ये दोनों चीज़ें जो हमने देखी थी, एब्डोमिनल थोरैसिक और थोरैको एब्डोमिनल, दोनों नॉर्मल थे। लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन आती है एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन का जो मूवमेंट है वो लगभग नील के बराबर हो जाएगा और थोरैक्स बढ़ जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, थोरैसिक ब्रीथिंग। पहले तो हमारे दोनों नाम आ रहे थे, एब्डोमेन और थोरैक्स, लेकिन यहाँ पर हम थोरैसिक ब्रीथिंग कह रहे हैं, यानी ऐसी ब्रीदिंग जो मेनली जो है थोरैक्स के थ्रू हो रही है। थोरैसिक मूवमेंट ज़्यादा हैं और जो एब्डोमिनल मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल मिनिमल हो चुके हैं, बिल्कुल कम हो चुके हैं, ना के बराबर, ऐसा आप कह लीजिए। तब ये कब होने वाला है, ये ऐसा होगा जब हम थोरैक्स का मूवमेंट करेंगे, ऐसा होगा जब एब्डोमेन में पैथोलॉजी होगी। तो अगर एब्डोमेन में पैथोलॉजी है तो वहाँ के मूवमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल मिनिमल हो जाएंगे और थोरैसिक हो जाएगा ज़्यादा, तो इसको हम थोरैसिक ब्रीदिंग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस अगर हो जाए, या फिर एक और केस जैसे पेरिटोनाइटिस हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एब्डोमेन इन्वॉल्व है। तो इस केस में एब्डोमेन की मूवमेंट मिनिमल हो जाएगी और थोरैसिक बढ़ जाएगी। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट जो है एब्डोमिनल हो जाए। अब ये कब होने वाला है, ये जब होगा जब थोरैक्स में कोई पैथोलॉजी आ जाएगी। तो यहाँ पर थोरैक्स की पैथोलॉजी क्या हो सकती है, प्लूरिजी, या फिर कोलैप्स ऑफ लंग्स का जो कोलैप्स है, इस केस में हमें ऐसा मिलने वाला है। नाउ अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ चेस्ट। तो जो हमारा चेस्ट है वो किस तरह का मूवमेंट करेगा, तो नॉर्मली हम देखेंगे कि बोथ साइड्स ऑफ चेस्ट, तो चेस्ट के जो दोनों साइड होंगे वो क्या करेंगे, दीज विल मूव यूनिफॉर्मली,
यानी बाइलेटरल मूवमेंट यूनिफॉर्मली होगी, लेकिन हो सकता है कुछ केस में यूनिलैटरल डिमिनिश हो जाए। तो एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें यूनिलैटरल मूवमेंट्स जो हैं डिमिनिश हो जाए। तो यूनिलैटरल यानी एक तरफ का जो मूवमेंट है वो डिमिनिश हो सकता है, जैसे कंसोलिडेशन के केस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसी ब्रोंकस का उस केस में, या फिर प्लूरल इफ्यूजन के केस में। ऐसा भी हो सकता है यूनिलेटरल की बजाय क्या हो जाए, बाइलेटरल मूवमेंट जो है वो डिमिनिश कर जाए, यानी दोनों तरफ के मूवमेंट डिमिनिश हो जाते हैं, जैसे एम्फीजीमा के केस में, या फिर अगर बाइलेटरल फाइब्रोसिस हो तो इस केस में दोनों तरफ के जो मूवमेंट्स हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब हम मीडिया स्टीनम की बात करते हैं। तो जो मीडिया स्टीनम होता है इट इज़ नॉर्मली सेंट्रल। अगर मीडिया स्टीनम की बात करें तो इट इज़ नॉर्मली सेंट्रल, यानी बीच में होगा। लेकिन क्या है कि अगर मीडिया स्टीनम का जो शिफ्ट हो गया, अगर शिफ्ट होता है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रेकिया के थ्रू। तो अगर शिफ्ट हुआ है, ये नॉर्मली क्या होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, लेकिन अगर ये शिफ्ट होता है तो हम इसको ट्रेकिया के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। होगा ये कि जैसे स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड है हमारे पास में, तो अगर हम इंस्पेक्शन करेंगे तो देखेंगे कि स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा। कहाँ पे प्रोमिनेंट होने वाला है, उस साइड में प्रोमिनेंट हो जाएगा जिस तरफ ट्रेकिया शिफ्ट होगा। तो आमतौर पे ट्रेकिया जो है सेंट्रल होगा, और जिस तरफ ट्रेकिया का शिफ्ट होगा उसी तरफ जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा ये। तो हम देखेंगे जो स्टेनोक्लीडोमास्टाइड है वो उस साइड में प्रोमिनेंट होगा जहां पर ट्रेकिया का शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली ये सेंट्रल होगा, लेकिन जिस साइड ये होता है उस तरफ यहाँ पर प्रोमिनेंस हो जाने वाला है स्टेनोक्लीडोमास्टाइड का, और इसको हम ट्रेल साइन के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेल साइन। तो यहाँ पर आप पिक्चर में जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेकिया जो है डेविएट हो चुका है, और क्योंकि ट्रेकिया डेविएट हो चुका है तो यहाँ पर ट्रेल साइन पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था प्रोमिनेंट, लेकिन जिस तरफ शिफ्ट हुआ है उस तरफ प्रोमिनेंट हो चुका है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस। तो टैक्टाइल परसेप्शंस ऑफ वाइब्रेशंस, तो जो वाइब्रेशंस होते हैं ये कम्युनिकेट करेंगे चेस्ट वाल टू द चेस्ट वाल फ्रॉम द लैरिंग्स वाया द ब्रोंकाई एंड लंग्स एंड ब्रोंकाइस के थ्रू ये कम्युनिकेट करने वाले हैं। यानी जो लैरिंग्स है, यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में साउंड आने वाला है, तो ये साउंड ट्रैवल करेगा ब्रोंकाई एंड लंग्स के थ्रू कहाँ पर, चेस्ट वाल तक। तो अगर हम चेस्ट वाल को पाल्पेट करते हैं तो ये हमें यहाँ पर वाइब्रेशन जो है हमें पता लग सकते हैं। तो ये वाइब्रेशंस हमें पता लगेंगे, और ये कहाँ से ट्रैवल किए, ब्रोंकाई एंड लंग्स के थ्रू चेस्ट वॉल तक ट्रैवल हुए हैं। तो ये हमें नॉर्मली यहाँ पर पता लगेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे कि ये जो टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस है किस केस में ज़्यादा मिल सकता है, तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो ये डिमिनिश्ड हो सकता है। अब ये डिमिनिश्ड किस केस में होगा, वुमेन, अगर वुमेन के केस में या तो डिमिनिश्ड हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, और अगर यही चिल्ड्रन का केस है तो चिल्ड्रन के केस में हाई होगा। यही टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस जो है वो हाई होगा। तो ये नॉर्मल केसेस है। अब कुछ ऐसा भी हम देखते हैं कि अगर टीवीएफ हमें इंक्रीज मिल रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इंक्रीज्ड, सबसे पहले हम इंक्रीज्ड की बात करते हैं। इंक्रीज टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस ये किस केस में हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है कंसोलिडेशन के केस में, पल्मोनरी इन्फाक्शन के केस में, इसके अलावा अगर कोई मेलिग्नेंसी वगैरह हो तो भी ये इंक्रीज हो सकता है। एंड इट कैन बी डिक्रीज्ड, इसके अपोजिट भी हो सकता है, यानी डिक्रीज्ड टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस। अब ये डिक्रीज कब हो सकता है, इट कैन बी डिक्रीज्ड इन प्लूरल इफ्यूजन, या फिर न्यूमोथोरैक्स।
तो ये कंडीशंस हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस जो है लैरिंग्स यहाँ पर साउंड का जो हमारा साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये ब्रोंकाई और लंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करेगा चेस्ट वाल तक। तो वहाँ पर जब हम इसे पैल्पेट करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं। लेकिन क्या है, वुमेन के केस में नॉर्मली डिमिनिश्ड होगा और चिल्ड्रन के केस में हाई मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस जिसको हम, अगर टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस इंक्रीज्ड है तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, यानी क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ या फिर डिजीज़ कंडीशन हमें पता लगा सकते हैं। तो कंसोलिडेशन के केस में इंक्रीज हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन के केस में या मैलिग्नेंसी के केस में इंक्रीज कर सकता है, और प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथेरेस के केस में ये डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं परकशन। अब परकशन में हमें ये देखना है कि अगर हम परकशन के नोट की बात करें और हमें कैसा फील होगा, तो हमें लो पिच और जो परकशन नोट होगा वो कैसा होगा, रेजोनेंट परकशन नोट फील होगा। तो लो पिच का रेजोनेंट परकशन नोट हमें फील होने वाला है। ये क्या होने वाला है, ये होगा नॉर्मल हमारे लिए। तो अगर परकशन में नॉर्मल हमें देखना है तो इट इज़ लो पिच्ड रेजोनेंट नोट। अब ऐसा क्यों होता है, रेजोनेंट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि अगर हम परकस करेंगे तो यहाँ पर लंग का टिश्यू होगा, और लंग टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर होने वाली है। इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंट जो है हमें नोट मिलने वाला है अगर हम फील करेंगे तो, और लो पिच का ये होगा। तो ये हो गया हमारा परकशन जो नॉर्मल है। लेकिन अगर क्या होता है, मान लीजिए कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है या फिर फाइब्रोसिस होती है, तो इस केस में जो हमारा रेजोनेंट मिल रहा था एयर की वजह से वो लॉस कर जाएगा और हमारा नोट जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो जैसे कंसोलिडेशन की अगर बात करें, सिर्फ कंसोलिडेशन को लेते हैं, बाकी इसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं। तो इस केस में होने वाला क्या है, दिस विल कॉज लॉस ऑफ रेजोनेंस का लॉस हो जाएगा, एंड इसकी वजह से जो हमें नोट मिलेगा उसको हम इम्पेयर्ड नोट कहेंगे। तो नॉर्मल रेजोनेंट नोट था और इम्पेयर्ड हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डल नोट। तो डल नोट क्या है, डल नोट हमारे लिए इम्पेयर्ड नोट है। जैसा अभी हम देख रहे थे कि जब चेंजेस आते हैं और इसमें नोट में इम्पेयरमेंट हो जाती है, गड़बड़ आ जाता है, तो हम इसे इम्पेयर्ड नोट कहते हैं। तो डल नोट जो है इम्पेयर्ड नोट है, और ये हमें कब मिलने वाला है, अगर इम्पेयर्ड नोट क्या है, ग्रेटर डिग्री का हो, तब हम इसे डल कहते हैं। तो वैसे तो इम्पेयरमेंट कम और ज़्यादा भी हो सकता है, तो इम्पेयर्ड नोट ऑफ ग्रेटर डिग्री, यानी ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो जाए, ग्रेटर डिग्री का हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, डल नोट कहते हैं। अब ये हमें मिलने वाला है कंसोलिडेशन के केस में, या फिर फाइब्रोसिस के केस में, या फिर हम कह सकते हैं लंग कोलैप्स के केस में, कोलैप्स ऑफ लंग। सेकंड आ रहा है डल नोट। तो डल के बाद सेकंड है स्टोनी डल नोट, यानी ये परकशन में अगर परकशन नोट जो है कम्प्लीटली डिवॉइड हो जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे, स्टोनी डल नोट। यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ एक्सट्रीम डलनेस। तो अगर एक्सट्रीम डल नोट हो, अगर एक्सट्रीम डलनेस आ जाए तो हम इसे स्टोनी डल नोट कह सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि परकशन नोट इज कम्प्लीटली डिवॉइड। यानी अगर परकशन नोट हमें बिल्कुल भी ना मिले या फिर एक्सट्रीम डलनेस जिसे बोलेंगे, तो हम इसे कहेंगे स्टोनी डल नोट। अब ये हमें मिलने वाला है लंग फाइब्रोसिस के केस में। थर्ड हम देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं टिम्पैनी। तो टिम्पैनी क्या होता है, इट इज़ ड्रम लाइक रेजोनेंस। तो अगर जो रेजोनेंस हमें मिल रहा है वो ड्रम की तरह है, तो हमें क्या, ड्रम की तरह है तो हम इसको टिम्पैनी कहेंगे। अब ये क्या हो सकता है, चेस्ट में अगर ये मिल रहा है, तो नॉर्मली ये हमें ड्रम लाइक रेजोनेंस कहाँ मिलने वाला है, ये हमें स्टमक में, ये नॉर्मल केसेस है। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें नॉर्मली ये हमें स्टमक, इंटेस्टाइन, लैरिंक्स, ट्रैकिया वगैरह में मिलेगा। लेकिन अगर ये चेस्ट में मिल रहा है, चेस्ट एरिया पे हमें टिम्पैनी मिल रहा है, तो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिन केस में मिलेगा, जिसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स या फिर एम्फिसीमा। तो ये ऐसे केसेस है जिसमें हमें टिम्पैनी मिलेगा। टिम्पैनी क्या होगा, ड्रम लाइक रेजोनेंस। तभी तक हमने 3 देखा, डल नोट क्या है, इम्पेयरमेंट हो गया लेकिन ज़्यादा डिग्री का है। डल से भी एक्सट्रीम डलनेस हो जाए तो स्टोनी डल नोट कहेंगे। टिम्पैनी क्या होगा, ड्रम लाइक रेजोनेंस होगा, और ये हमें न्यूमोथोरैक्स और एम्फिसीमा के केस में मिल सकता है। तो अब टिम्पैनी से ही रिलेटेड एक और आ गया जिसको हम कह रहे हैं बेल टिम्पैनी।
तो अब जो बेल टिम्पैनी है हाई पिच्ड टिम्पैनिक और मेटेलिक साउंड है, तो ये हाई पिच्ड टिम्पैनिक साउंड है। इससे पहले क्या था, टिम्पैनी था, अब जो है हाई पिच्ड टिम्पैनी। अगर हाई पिच की टिम्पैनिक साउंड आ रहा है तो हम इसको बेल टिम्पैनी कहेंगे। अब ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मैसिव न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के केस में हमें टिम्पैनी मिल रहा था, लेकिन अगर ये न्यूमोथोरैक्स बहुत ज़्यादा मैसिव हो तो हम इसमें बेल टिम्पैनी मिलने वाला है। अब जो कि हम परकस करते थे और एब्डोमेन में भी हमने देखा था परकसन किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में प्लेक्सीमीटर होता था, मतलब एक प्लेक्सर फिंगर होती थी जिससे हम टैप करते थे, और एक हैंड होता था जिस पर हम टैप किया करते थे, उसको हम प्लेक्सीमीटर बोलते थे, और एक फिंगर होती थी जिसको प्लेक्सर फिंगर कहते थे, जिससे हम टैप किया करते थे। तो अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता था, साउंड कुछ आती थी और कुछ हमें फील होता था। तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर भी हमने लीवर डलनेस की पहले भी बात कर रखी है, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ मिलेगा, लीवर डलनेस, एपेक्स बीट वगैरह कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आते हैं लीवर डलनेस पे। तो लीवर डलनेस की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलने वाला है मिड क्लेविकुलर लाइन पे। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे मिलेगा। जो नॉर्मल लीवर डलनेस की अगर बात करें, अगर नॉर्मल, तो नॉर्मली हम लीवर डलनेस की अगर बात करेंगे तो ये हमें मिड क्लेविकुलर लाइन पे मिलेगा, और ये होगा 5th राइट इंटरकॉस्टल स्पेस। तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, पहला मिड क्लेविकुलर लाइन पे मिलेगा, और दूसरा कि जो इंटरकॉस्टल स्पेस होगा वो 5th होगा, और कौन सी साइड होगा, राइट। तो राइट साइड में, तो लीवर जिस तरफ होगा उसी तरफ यहाँ पर जो डलनेस भी मिलने वाली है। तो हमें 5th राइट इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें लीवर की डलनेस मिली थी। और एब्डोमेन में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर डिफरेंट पैथोलॉजी होती है तो ये लीवर डलनेस जो है शिफ्ट कर सकती है। तो ये ऊपर भी शिफ्ट कर सकती है और ये 4th स्पेस पर जा सकती है, और ये हमें देखने को मिलेगा जैसे अगर एब्सिस हो जाए, लीवर एब्सिस। तो लीवर एब्सिस के केस में हमें ये मिल सकता है, और अगर ये ऊपर की बजाय नीचे भी शिफ्ट हो सकती है, यानी 6th स्पेस तक जा सकती है। अब ये हमें कब मिल रहा था, ये एम्फीसीमा या फिर हम कह सकते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो ये ऐसी कंडीशंस थी जिस केस में ये शिफ्ट हो जा रहा था नीचे की तरफ। तो ये दोनों शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमें ध्यान में रखना है कि इट इज मिड क्लेविकुलर लाइन 5th राइट इंटरकॉस्टल स्पेस। अब एपेक्स बीट को याद करना बहुत ईजी है, लाइन हमें सेम रखनी है, डेट इज मिड क्लेविकुलर लाइन। यानी अगर एपेक्स बीट की बात करें तो यहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन ही हमें रखनी है, और अगर इंटरकॉस्टल स्पेस की बात करें तो हम यहाँ पर 5th ही रखेंगे, लेकिन लेफ्ट होगा, 5th लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। तो जो वहाँ पर लीवर के केस में राइट था, यहाँ पर लेफ्ट हो गया। तो एपेक्स बीट कहाँ होगी, जहाँ पर हमें जो बीट जो है सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ती है, वहीं पर उसी को हम एपेक्स बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट जो होगी ज़्यादा सुनाई जहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर हमें आसानी से अगर हम पाल्पेट करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी, तो सबसे प्रोमिनेंट जहाँ पर होगी, जैसा हम ऐसा कह सकते हैं, तो इसको एपेक्स बीट कहेंगे। तो ये भी मिड क्लेविकुलर लाइन जैसे लीवर डलनेस मिल रहा था, और 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पर ही मिलेगा, लेकिन लीवर डलनेस हमें राइट में मिल रहा था और ये हमें मिलने वाला है लेफ्ट में, यानी 5th लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में मिलने वाला है, जिसको हम एपेक्स बीट बोल रहे हैं। अब एक और पॉइंट इसके साथ में हमें देखना होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रॉप्स एरिया। अब ये जो ट्रॉप्स एरिया है, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रॉप्स एरिया होगा, और ये ट्रॉप्स एरिया जो है बाउंड कैसे होगा, ये बाउंड करेगा बिलो, यहाँ पर हम बिलो देख रहे हैं, और इधर हम देख रहे हैं राइट साइड, और इधर होगा लेफ्ट साइड। तो अगर हम बिलो की बात करें तो बिलो क्या होने वाला है, कोस्टल मार्जिन, जैसा आप इधर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिलो में हम लिखेंगे कोस्टल मार्जिन। राइट साइड में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लीवर है, तो राइट साइड में लीवर का बॉर्डर होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर स्प्लीन होने वाला है। तो इन बाउंड्रीज के थ्रू हमारे पास में जो आएगा, जिसको हम ट्रॉप्स एरिया बोल रहे हैं या फिर ट्रॉप्स स्पेस बोल रहे हैं। अब क्या होता है, इट करस्पॉन्ड, तो ये करस्पॉन्ड करेगा स्टमक से, या फिर हम कह सकते हैं इट इज ऑक्युपाइड बाय स्टमक। तो जो यहाँ पर अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्टमक होगा। तो चूंकि स्टमक है और स्टमक में क्या होता है, गैस होता है, तो स्टमक की गैस की वजह से अगर हम यहाँ पर नोट की बात करें तो हमारे पास में टिम्पैनिक नोट आएगी।
लेकिन अगर ये नोट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें क्या है, हमें ट्रॉप्स एरिया डल मिल सकता है। तो जो ट्रॉप्स एरिया है वो हमें डल मिल रहा है। तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, स्टमक है, गैस है, तो टिम्पैनिक नोड मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें ट्रॉप्स एरिया जिसमें डल मिलेगा। अब ये कब होने वाला है, पहला हम स्टमक के केस में देख सकते हैं। अगर फुल स्टमक है तो हमें ये डल मिलेगा। इसके अलावा फंडिक ट्यूमर, अगर मैलिग्नेंसी की कंडीशन है तब भी हमें ये डल मिलेगा। और स्प्लीनोमेगाली, जैसा हमने देखा था कि लेफ्ट साइड में कहाँ था, स्प्लीन था, तो अगर स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, स्प्लीन बढ़ जाता है, तो ये एरिया जो टिम्पैनिक मिल रहा था यहाँ पर डल नोट मिलने लगेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर राइट एंड लेफ्ट, अगर हम बॉडी के चेस्ट के हिसाब से कहें तो लेफ्ट साइड है। तो अगर हमारे पास में प्लूरल इफ्यूजन होता है, और कौन से साइड का, लेफ्ट साइड का, तब भी हमें ये डल मिल सकता है, यानी ट्रॉप्स एरिया पे डल नोट मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें हमें ट्रॉप्स एरिया डल मिलेगा, जो है फुल स्टमक, फंडिक ट्यूमर, स्प्लीनोमेगाली एंड प्लूरल इफ्यूजन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है ब्रेथ साउंड। तो जो ब्रेथ का साउंड होगा नॉर्मल, उसको हम वेसिकुलर कहते हैं, और ब्रोंकियल साउंड भी हो सकता है, और वेसिकुलर ब्रेथ साउंड विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। तो एक एक करके इसको देखते हैं क्या है। नॉर्मली हमें ध्यान में रखना है कि जो ब्रेथ साउंड होगा वो वेसिकुलर होगा, ब्रोंकियल नहीं होगा। तब वेसिकुलर को हम कैसे कहेंगे, वेसिकुलर साउंड में क्या खास बात होगी, इसमें होगा एक्टिव इंस्पिरेशन। तो हम जानते हैं कि जब हम ब्रीथिंग कर रहे होंगे तो उसमें एक इंस्पिरेशन होगा और एक एक्सपिरेशन होगा, तो उसी के थ्रू हम देख रहे हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है वेसिकुलर साउंड जो होगा नॉर्मल, इसमें क्या होने वाला है, एक्टिव इंस्पिरेशन। अब इस एक्टिव इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो हमारा एयर का पैसेज होगा अंदर जाएगा, तो ये जाएगा ब्रोंकाई। दो चीज़ें ध्यान में रखिए, एक ब्रोंकाई और दूसरा जो है एल्वोलाई तक भी जाएगा लास्ट में, ब्रोंकाई के थ्रू और फिर एल्वोलाई। उसके बाद क्या होने वाला है, एक और पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि एक्टिव और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कोई पॉज नहीं होगा, बीच में ये रुकने वाले नहीं है, यानी विदाउट एनी पॉज होगा। और उसके बाद से क्या होगा, पैसिव एक्सपिरेशन होगा। यानी एक्टिव इंस्पिरेशन था जिसमें हम ब्रोंकियल और एल्वियोलाई फेज देख रहे हैं, उसके बाद पॉज था, और उसके बाद से पॉज के बाद हमारे पास में पैसिव एक्सपिरेशन था। इसको हम कह रहे हैं वेसिकुलर साउंड, और यही होता है नॉर्मल। अब अगर ये साउंड ब्रोंकियल होगा तो ब्रोंकियल में क्या चीज़ हमें डिफरेंट मिलने वाली है। सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पर एक्टिव इंस्पिरेशन होगा, तो ये फर्स्ट वाले की तरह ही है, सेम टू सेम एक्टिव इंस्पिरेशन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो पैसेज होगा वो ब्रोंकाई के थ्रू होगा, जैसे इसमें ब्रोंकाई और एल्वोलाई थे, लेकिन एल्वियोलर फेज इसमें होगा एब्सेंट। तो जो इसमें एल्वियोलर फेज है इट इज़ एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं है। तो क्या फ़र्क हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में, कि दोनों एक्टिव इंस्पिरेशन है, लेकिन इसमें ब्रोंकाई और एल्वियोलर फेज था, इसमें ब्रोंकाई तो है ब्रोंकियल फेज, लेकिन एल्वियोलर फेज इसमें एब्सेंट है। अब हम इसके बाद क्या देख रहे हैं, और इसके बाद से जो एक्सपिरेशन हो रहा है हमारा, अब एब्सेंट होने के बाद में एल्वियोलर फेज एब्सेंट है, कंसोलिडेशन हो चुका है, तो यहाँ पर एक्सपिरेशन भी एक्टिव हो जाएगा, एक्सपिरेशन इज ऑल्सो एक्टिव। तो क्या क्या हमें फ़र्क दिखा, फ़र्क ये दिखा कि यहाँ पर ब्रोंकियल फेज तो है लेकिन एल्वियोलर फेज एब्सेंट है, और उसके बाद में एक्सपिरेशन हो जा रहा है। पहले केस में पैसिव था, दूसरे केस में ये एक्टिव हो गया। अब आते हैं हम वेसिकुलर ब्रेथ साउंड विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, लेकिन एक्सपिरेशन इसमें प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है। इसमें क्या होगा, इसमें एक्टिव इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन क्या है, एक्टिव है। अब इसमें ब्रोंकाई भी, ब्रोंकियल फेज भी होगा, यानी ब्रोंकाई के थ्रू जाएगा और एल्वियोलाई के थ्रू भी जाएगा, यानी जो वेसिकुलर वाला था वो पूरा पूरा सेम टू सेम आ गया। लेकिन क्या है, जब हम एक्सपिरेशन में जाएंगे तो देयर इज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो चुका है, और इसकी वजह से एक्सपिरेशन एक्टिव हो जाएगा, एक्सपिरेशन इज एक्टिव, और इंस्पिरेशन के बराबर हो जाएगा, इंस्पिरेशन के इक्वल हो जाएगा एक्सपिरेशन, या फिर एक्सपिरेशन पहली बात एक्टिव होगा, ये ध्यान में रखना है, और दूसरा इंस्पिरेशन के इक्वल हो जाएगा, या फिर इंस्पिरेशन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये फ़र्क हो गया। अब एक बार तीनों को एक साथ में देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में हम सबसे पहला देखेंगे एक्टिव इंस्पिरेशन होगा। तो इंस्पिरेशन में क्या होने वाला है, एक ट्यूबुलर फेज होगा, ट्यूब वाला ट्यूबुलर फेज जिसको कहेंगे, और एक दूसरा फेज होगा सेकेंड फेज जो एल्वियोलर फेज होगा। तो यहाँ पर
फर्स्ट वाला फेज जो है ट्यूबुलर है, उसके बाद सेकंड फेज जो है वो है एल्वियोलर। तो दिस इज ट्यूबुलर एंड दिस इज एल्वियोलर। तो इंस्पिरेशन में हमने क्या देखा वेसिकुलर में कि दोनों फेज थे और उसके जस्ट बाद बिना किसी पॉज के, यहाँ पर क्या हुआ, पॉज नहीं था, यानी जो विदाउट अ पॉज यानी पॉज नहीं था और बिना पॉज के पैसिव एक्सपीरेशन हो गया। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला है ये क्या है, एक्सपीरेशन है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में पॉज नहीं है, पॉज इज एब्सेंट। तो ये हो गया वेसिकुलर। अब अगर यही ब्रोंकियल होता तो क्या फ़र्क होता, ब्रोंकियल में क्या है, एक्टिव इंस्पिरेशन है, तो यहाँ पर जो ब्रोंकियल फेज है यानी यहाँ पर ट्यूबुलर फेज एब्सेंट है, वो ट्यूबुलर फेज प्रेजेंट है फर्स्ट केस में, लेकिन इसके बाद ट्यूबुलर के बाद जो एल्वियोलर फेज है जैसा हमने देखा था ब्रोंकियल में कि वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद क्या होने वाला है, थोड़ा सा गैप होकर यहाँ पर एक्सपीरेशन हो जाएगा, जो थर्ड है एक्सपीरेशन। तो हमने ब्रोंकियल और वेसिकुलर में क्या फ़र्क देखना है, फ़र्क ये देखना है, पहला यहाँ पर पॉज है और दूसरी चीज एल्वियोलर फेज एब्सेंट है। अब क्या फ़र्क है थर्ड वाले में, थर्ड वाले में हम देख रहे हैं कि देयर इज ट्यूबुलर फेज, यहाँ पर एक ट्यूबुलर वाला फेज है और उसके बाद एल्वियोलर फेज भी है, यानी दोनों फेज है, फर्स्ट और सेकंड फेज जो है हमारे पास में प्रेजेंट है, यानी बिल्कुल फर्स्ट वेसिकुलर की तरह। इसीलिए कहेंगे कि पूरा पूरा वेसिकुलर की तरह है। लेकिन जब हम एक्सपीरेशन की बात करेंगे तो एक्सपीरेशन जो है इंस्पिरेशन के बराबर हो गया और प्रोलॉन्ग्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे एक्सपीरेशन थोड़ा सा था, यानी इंस्पिरेशन से कम था, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरेशन जो है इंस्पिरेशन के बराबर हो चुका है। देखिए अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वाला इंस्पिरेशन और ये वाला एक्सपीरेशन ये इक्वल हो चुका है, कभी कभी एक्सपीरेशन बढ़ भी सकता है। और यहाँ पर पॉज की अगर बात करें तो पॉज भी यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर पॉज भी नहीं है। सेकंड केस में पॉज मिला था हमें, यहाँ पर पॉज भी नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में ये होने वाला है। तो फर्स्ट वाला हमने क्या देखा था, वेसिकुलर जो नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल कंडीशन में हमें मिलेगा। सेकंड वाला जो है वो है ब्रोंकियल, ये हमें किस केस में मिलने वाला है, ब्रोंकियल वाला हमें मिलेगा कंसोलिडेशन की केस में। द एग्जांपल्स आर कंसोलिडेशन के केस में मिलेगा। इसके अलावा पार्शियल कोलैप्स, न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में भी मिल सकता है। और ये थर्ड वाला जो है जिसे वेसिकुलर ब्रेथ साउंड विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन, देखिए इसका नाम ही है ये, वेसिकुलर फेज तो इसमें है ही और उसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन भी है, एक्सपीरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है। तो यहाँ अब ये हमें किस कंडीशन में मिलने वाला है, ये हमें कुछ कंडीशंस में मिलेगा, जैसे ब्रोंकियल एज्मा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडीज, यानी सीओपीडीज के केस में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मिलेगा एम्फीसीमा। तो ये कंडीशन है जिसमें हमें वेसिकुलर ब्रेथ साउंड मिलेगा लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन होगा। अब हम कुछ फॉरेन साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारे पास में रेल्स। तो रेल्स क्या है, इट इज क्रैकलिंग साउंड, इट इज क्रैकलिंग साउंड दैट ओरिजिनेट इन स्मॉलर ब्रोंकाई और एल्वोलाई। तो ये ओरिजिनेट करेगा स्मॉलर ब्रोंकाई और एल्वोलाई में, एंड इट इज ड्यू टू एक्सप्लोसिव ओपनिंग ऑफ एयरवेज। तो ये क्रैकलिंग साउंड है, पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि रेल्स क्या है, क्रैकलिंग साउंड है, स्मॉलर ब्रोंकाई और एल्वोलाई में ये ओरिजिनेट करने वाला है, एंड इट इज़ ड्यू टू एक्सप्लोसिव ओपनिंग ऑफ एयरवेज। अगर इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल आर लंग एब्सिस, यानी कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, लंग एब्सिस, उसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस, फाइब्रोसिस, सीओपीडी जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इन केस में हमें रेल से देखने को मिलेगा। अब जो फॉरेन साउंड्स में दो और हैं जो हम रोंकाई, जिसको वीज भी कहते हैं, रोंकाई और वीज, और स्ट्राइडर, इन दोनों को हमें बिल्कुल एक साथ में पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो इसको याद करना ईजी होगा। तो हमको एक साथ में से पढ़ना है। रेल्स हमें ध्यान में रखना क्रैकलिंग साउंड है। अब रोंकाई वीज को एक साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले रोंकाई और वीज में खास बात क्या है, इट इज कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड। तो जो वीज है ये कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि इट इज़ कॉज्ड बाय
नैरोड एयरवे। तो एयरवे अगर नैरो हो जाता है तो इस केस में हमें ये साउंड देखने को मिलेगा, और इट इज़ यूजुअली एक्सपिरेटरी। तो आमतौर पर ये एक्सपिरेटरी होता है। अब इसके अपोजिट में अगर हम स्ट्राइडर की बात करेंगे तो ये क्या है, इट इज़ यूजुअली इंस्पिरेटरी। तो फ़र्क क्या है, रोंकाई और वीज यूजली एक्सपिरेटरी होते हैं, इंस्पिरेटरी भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये एक्सपिरेटरी मिलेंगे। और स्ट्राइडर जो होते हैं वो इंस्पिरेटरी साउंड होते हैं, यूजली इंस्पिरेटरी, यानी हाई चांसेस देखिए इंस्पिरेटरी होगा। और ये क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्राइडर भी थोड़ा सा रोंकाई की तरह ही है दूसरे केस में, यानी किस वजह से होने वाला है, इट इज़ ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही होने वाला है। तो ये लाउड इंस्पिरेटरी साउंड होगा। स्ट्राइडर को हम बोलेंगे लाउड इंस्पिरेटरी साउंड। तो रोंकाई और वीज और स्ट्राइडर में हमें फ़र्क ध्यान में रखना है कि आमतौर पे नैरोइंग ऑफ एयरवे जो रोंकाई के लिए, और स्ट्राइडर भी कुछ उसी तरीके का है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। फ़र्क ये ध्यान में रखना है कि रोंकाई और वीज यूजली एक्सपिरेटरी होते हैं, लेकिन स्ट्राइडर जो है वो यूजली इंस्पिरेटरी होता है। तो अब स्ट्राइडर में एक स्ट्राइडर हो सकता है जिसको हम कहेंगे लेरिंजियल स्ट्राइडर। इसकी खास बात क्या है, ये हाई पिच्ड होगा, और क्या होगा, लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। इट इज हाई पिच्ड एंड ड्यू टू लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल इज डिप्थीरिया या फिर लेरिंजाइटिस। तो ये हमने क्या देखा, जिसको हम लेरिंजियल स्ट्राइडर कह रहे हैं, नाम से हमें समझ में आ रहा है। तो ये हाई पिच्ड होगा और लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। इसके दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड ट्रेकियल स्ट्राइडर। इसकी खास बात क्या है, ये लो पिच्ड होगा। पहला वाला हाई पिच्ड था, ये लो पिच्ड है, और ये होने वाला है ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो जब लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन था तो लेरिंजियल स्ट्राइडर बोल रहे थे, और जब ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इसे ट्रेकियल स्ट्राइडर बोल रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे स्ट्राइडर के। अब हम रोंकाई और वीज के एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं ब्रोंकियल एज्मा, ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए रोंकाई और वीज के। अब हम ऑस्कल्टेशन में लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जिसको हम कहेंगे वोकल रेजोनेंस। तो ऑस्कल्टेशन हम देख रहे हैं, यानी यहाँ पर स्टेथोस्कोप का यूज़ होने वाला है। तो वोकल रेजोनेंस क्या हम देखेंगे, लेरिंजियल वाइब्रेशंस कैन बी नॉर्मली ऑडिबल। आमतौर पे नॉर्मली ये सुनाई दे सकते हैं थ्रू द स्टेथोस्कोप एज वोकल रेजोनेंस, जिसको हम वोकल रेजोनेंस बोलेंगे। तो ये नॉर्मली क्या है, सुनाई दे सकते हैं अगर हम स्टेथ्स का यूज़ करें तो। अब क्या हो सकता है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमें जब हम एग्जामिन कर रहे होंगे तो पेशेंट से हमें बोलना है कि कुछ वर्ड्स को रिपीट करने को, जैसे 1 1 1 ऐसे, या फिर 9 9 9। तो इन वर्ड्स को कहना है कि पेशेंट रिपीट करे, और आपको स्टेथ्स को अलग अलग चेस्ट के अलग अलग पोजीशंस पर रख के देखना होगा। तो उससे क्या है, आपको ऑडिबल होगा, जो भी पर्सन बोल रहा होगा वो ऑडिबल होगा। तो हमें स्टेथ्स का यूज़ करना है और पर्सन से बोलना है जो पेशेंट होगा उससे 1 1 1 और 9 9 9 रिपीट करने को। अब वोकल रेजोनेंस क्या है, डिमिनिश हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। इट कैन बी डिमिनिश्ड और एब्सेंट। कौन से केसेस में, जैसे प्लूरल इफ्यूजन के केस में या तो ये डिमिनिश हो जाएगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा। सिमिलरली न्यूमोथोरैक्स के केस में भी ऐसा हो सकता है। अब क्या है, अगर कंसोलिडेशन हो जाए तो ये इंक्रीज भी हो सकता है। कंसोलिडेशन के केस में ये इंक्रीज भी हो सकता है। तो कुछ खास हम कंडीशंस देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कौन कौन से केस में ऑल्टर हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें एक केस हम देख रहे हैं जिसको कहते हैं ब्रोंकोफोनी। ये क्या है, दीज आर इंक्रीज्ड वोकल रेजोनेंस। तो अगर वोकल रेजोनेंस इंक्रीज हो जाता है तो हम इसको ब्रोंकोफोनी कहते हैं। इस केस में होने वाला क्या है, लाउड एंड क्लियर साउंड आएगा, लाउड एंड क्लियर साउंड आएगा, बट द वर्ड्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। लेकिन वर्ड्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यानी जो वॉइस होगी उसको हम कहेंगे मफल्ड वॉइस, मफल्ड वॉइस होगी। तो
ब्रोंकोफोनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वोकल रेजोनेंस इंक्रीज कर चुका है, लाउड एंड क्लियर साउंड्स होंगे, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो कैसे होंगे, वॉइस मफल्ड होगी, वर्ड्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम ब्रोंकोफोनी कहते हैं। इसके अलावा जैसा अब नाम से देख सकते हैं, इट इज़ विस्परिंग पैक्टोरी लोकाई, तो इसको कहते हैं विस्परिंग पैक्टोरी लोकाई। तो इसमें क्या होता है, जो विस्परिंग वॉइस है, यानी जो पेशेंट विस्पर करेगा, यानी विस्पर्ड वॉइस जो है वो क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिटेड टू द चेस्ट, चेस्ट से ट्रांसमिट हो जाएगी विद सफिशिएंट क्लैरिटी, तो अच्छी क्लैरिटी के साथ में ट्रांसमिट हो जाएगी और आप इसको सुन पाएंगे, तो हम इसे कहेंगे, यानी विस्पर को भी सुना जा सकेगा, तो इसको हम विस्परिंग पैक्टोरी लोकाई बोलेंगे। अब दो कंडीशंस और हैं जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट टसिव सक्शन और पोस्ट टसिव रेल्स। तो इन दोनों में क्या वर्ड आ रहा है, पोस्ट और टसिव आ रहा है, तो पोस्ट का मतलब बाद में और टसिव इज रिलेटेड टू कफिंग। तो ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, कफिंग से रिलेटेड है, यानी कफ करने के बाद। तो अगर कफिंग के बाद में हम पोस्ट टसिव कह रहे हैं, यानी आफ्टर कफिंग, यानी कफिंग के बाद में ड्यूरिंग लॉन्ग इंस्पिरेशन अगर हमारे पास में साउंड आती है जिसको हम कह रहे हैं सकिंग साउंड, तो अगर सकिंग साउंड आता है आफ्टर कफिंग, कफिंग के बाद में लॉन्ग इंस्पिरेशन में सकिंग साउंड आता है, तो हम इसको पोस्ट टसिव सक्शन कह रहे हैं। तो नाम से ही देख सकते हैं कि पोस्ट यानी बाद में, टसिव इज रिलेटेड टू कफिंग, यानी कफिंग के बाद में सक्शन यानी सकिंग साउंड आ रहा है, तो हम इसको पोस्ट टसिव सक्शन कह रहे हैं। सेकेंडली हम देख रहे हैं पोस्ट टसिव रेल्स, तो यानी रेल्स जो ऑडिबल नहीं है, यानी वो रेल्स विच आर नॉट ऑडिबल, यानी वो रेल्स जो ऑडिबल नहीं हो, लेकिन अगर हम उसको पेशेंट को कफ करा दें, बट आफ्टर कफिंग, कफ कराने के बाद से, यानी अगर पेशेंट कफ करता है उसके बाद क्या होगा, ये कैन बी हर्ड, उसके बाद से सुने जा सकेंगे, तो हम इसे कहेंगे पोस्ट टसिव रेल्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, चार कंडीशंस देखी, जो है ब्रोंकोफोनी अगर इंक्रीज वोकल रेजोनेंस हो जाए, इस केस में लाउड एंड क्लियर साउंड होगा लेकिन मफल्ड वॉइस होगी। विस्परिंग पैक्टोरी लोकाई, इसमें विस्पर्ड वॉइस को हम सुन पाएंगे सफिशिएंट क्लैरिटी के साथ में। और दो कंडीशन है पोस्ट टसिव वाली, कफिंग के बाद, पोस्ट टसिव यानी कफिंग के बाद में अगर सकलिंग साउंड आता है तो डेट इज पोस्ट टसिव सक्शन, और कफिंग के बाद में अगर हमें रेल सुनाई पड़ती है तो डेट इज पोस्ट टसिव रेल्स।